एक बार फिर स्वागत है आपका साइंस फिजिक्स में। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी आज के वीडियो में हम क्या प्रूव करने वाले हैं, E इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dr। इस प्रूफ के बाद इस पर बेसिक न्यूमेरिकल भी मैं आपको समझाऊंगा। और यकीन मानिए, इस पूरे टॉपिक को अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो तो फाइनली फिर आपको इस कंटेंट में 12th के अकॉर्डिंग कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो नियर बाई पॉइंट मान लेते हैं, दो नियर बाई पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट मैंने मान लिया A और एक मान लिया B। ये दोनों नियर बाई पॉइंट है जिनके बीच का सेपरेशन मैं डेल्टा R ऐसा करके मान लेता हूं। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर आप कह तो रहे हो नियर बाई पॉइंट बनाया इतना दूर दूर है, तो भाई ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर मैं नियर बाई पॉइंट को नियर बाई बना के भी दिखाने लगूंगा तो फिर एक्सप्लेन करना और आपको प्रॉपर वो दिखेगा नहीं। तो मान के चलना ये दोनों नियर बाई पॉइंट हैं। तो A और B दो नियर बाई पॉइंट हो गए। अब इन दो नियर बाई पॉइंट में क्या करते हैं, यहां पर लेके आते हैं एक टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना शुरू करते हैं, B से A। अच्छा, टेस्ट चार्ज को जैसे ही फील्ड में लाया जाएगा तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा, तुरंत इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और आप लेके कहां पर आ रहे हो, लेके आ रहे हो इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है B से A। तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो गया, देखो एक यहां और एक यहां, तो बीच में टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाए तो यू हैव टू डू वर्क। तो वर्क डन इन मूविंग a test charge Q0 from point B to A. Now what is the value of work done? वर्क डन का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला F डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा R मान लेता हूं, A और B के बीच का सेपरेशन। अच्छा, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल, देखो ध्यान से देखो, F डेल्टा R cos 180, मेरे ख्याल से cos 180 आपको समझ में आया होगा। F डेल्टा R और इनके बीच का एंगल cos 180। तो वर्क डन कितना आया, देखो ये आ गया F डेल्टा R और cos 180 होता है बच्चों -1, यानी माइनस का F डेल्टा R। अच्छा, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं, क्या जानते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F अपॉन Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से। तो यहां से फोर्स को किसके बराबर लिखा जा सकता है, फोर्स को लिखा जा सकता है Q0 इंटू E के बराबर। तो यहां पर F को क्या लिखा जा सकता है, वर्क में जो F है इसको लिख दोगे Q0 इंटू E। तो अपना देखो वर्क डन क्या बन गया, वर्क डन आ गया माइनस Q0 E डेल्टा R, ये आ गया वर्क डन। अच्छा, लेकिन अब यहां पर फिर एक नई चीज, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने इससे पहले वीडियो मैंने सिखाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो है,
नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, एक बार आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। तो बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो वर्क की डेफिनेशन यहां से अगर लेके आते हैं तो वर्क कितना हो गया बच्चों? ये आ गया Q नॉट इंटू डेल्टा V, यानी अब हमारे पास वर्क एक तो आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यार वर्क तो दोनों ही एक ही प्रोसेस के हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही वर्क है, दोनों ही टेस्ट चार्ज को B से A में लाने में है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो जब LHS सेम है तो इनका RHS भी सेम होना चाहिए। RHS सेम होने का मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपस में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, माइनस का Q नॉट E इंटू डेल्टा R, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा Q नॉट डेल्टा V। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। और इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, माइनस dV अपॉन dr। और माइनस dV अपॉन dr का मतलब क्या हो गया? माइनस dV अपॉन dr, तो माइनस dV अपॉन dr कहलाता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये क्या होगा? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये तो भाई डेरिवेशन हो गया। अब फाइनली आते हैं कि देखो फिजिक्स में बड़ी अलग बात है, अगर आप फिजिक्स को ध्यान से पढ़ना चाहो तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड कॉन्सेप्ट। अब आपने यहां तक पढ़ा और छोड़ दिया और फिर आप उम्मीद करने लगे कि नहीं मुझे फिजिक्स आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब मेन फिजिक्स क्या है? देखो ये पूरी देखा जाए बेसिकली ये तो मैथमेटिक्स हो गई सामने आपके। फिजिक्स इस बात में छुपी है कि आखिर ये जो एक्सप्रेशन आया इसका मतलब क्या था? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट कि E बराबर है माइनस dV ओवर dr। तो इसको जरा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया E इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dr, अब आते हैं आखिर इसका क्या मतलब है। तो मतलब पर आ जाते हैं भाई। देखो E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr आया, कोई पूछे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इफ वी आर मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब है कि इफ वी आर मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। इस सेंटेंस का मतलब, इस डेरिवेशन का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करने लगोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करने पर हर एक स्टेप आगे बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। इसको मैं बड़ा अच्छा से जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ऐसा होगा, हर अगले कदम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहां पर हो तो नेक्स्ट A के बाद अगर आप थोड़ा आगे बढ़े तो अब जो पोटेंशियल है वो पहले से क्या होगा? कम हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो पोटेंशियल और कम। तो इसका मतलब है कि एज वी आर मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं
कि ये जो टॉपिक था E इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dr, इस पर बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E in a region where electric potential is constant throughout। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखो, E इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dr, और माइनस dv ओवर dr में V कैसा हो गया, V हो गया कांस्टेंट हो गया। अच्छा, V कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप में से हर एक बच्चा जानता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी रिजल्ट क्या निकल आया कि कहीं अगर V कांस्टेंट है तो E की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसी से रिलेटेड है। अगर V कांस्टेंट है तो E 0 होगा, और इसका उल्टा बोल दें वाइस वर्सा कि अगर E कहीं 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं E 0 है तो उस रीजन में V की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पूरे रीजन में V कांस्टेंट होगा। मैं इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको बताता हूं। लेट देयर इज अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, लेट देयर इज अ चार्ज कंडक्टिंग शेल और स्फीयर, and electric potential at its surface is 10 volt. What is the value of electric force, electric potential, what is the value of electric potential inside the sphere? अब दिखने में लग रहा है ये क्वेश्चन का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जिसमें किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल दिया होता है और हमसे अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाता है, तो वो इसी से रिलेटेड है। कैसे, देखो, तो क्वेश्चन को रिपीट किया मैंने कि देयर इज अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इक्वल्स टू 10 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एट सम पॉइंट से A। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। हम सब जानते हैं गॉसेस लॉ में मैंने प्रूफ कराया है कि किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके 0 हो जाएगा। और अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब, अभी देखो ऊपर लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसका मतलब V कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यार कांस्टेंट हो जाने का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट हो जाने का मतलब हुआ कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सा रहेगा, एक सा रहेगा मतलब V इनसाइड इक्वल्स टू V सरफेस, यानी अंदर और सरफेस के बाहर हर जगह पोटेंशियल सेम। और V सरफेस तो गिवन था, V सरफेस कितना हो गया, V सरफेस हो गया 10 वोल्ट। यानी अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी होगी, 10 वोल्ट। ठीक, जैसे अब मैं कहूं अगर इसी का कि मान लो इसी का डमी क्वेश्चन बनाऊं कि ये एक चार्ज कंडक्टिंग, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं वरना दिखना बंद हो जाएगा। इमेजिन करो अच्छा कि मेरे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट A? सोच लिया आंसर, देखो स्क्रीन पर आंसर है। क्या यही सोचा था? अगर यही सोचा था तो मतलब ये दोनों चीज सीख गए। इन 2 क्वेश्चन के बाद अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पर। थर्ड कॉन्सेप्ट में जो क्या दे रखा होता है तीसरे क्वेश्चन में, जो तीसरी तरह का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में इस पर पूछा जाता है
इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी फंक्शन की फॉर्म में गिवन होता है और आपको उस फंक्शन के बिहाफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है। देखो कैसे, क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इफ v इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर और आपको क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका सिंपल से कितना हो जाएगा, माइनस का dv। अच्छा यहां थोड़ा चेंज करते हैं लिखने के तरीके में, dv अपॉन dr ये एक जनरलाइज फॉर्म है। अब आप देख रहे हो कि v किसका फंक्शन है, v फंक्शन है x का, तो ये जो फॉर्मूला है इसको लिख सकते हैं dv ओवर dx। अगर मान लो यहां y होता तो मैं dv ओवर dy लिख देता। तो ये अपने पास आ गया माइनस का d ओवर dx और v की वैल्यू लगा दी माइनस 2x स्क्वायर, बाहर आ जाएगा माइनस 2 बाहर आकर प्लस हो जाएगा d ओवर dx x स्क्वायर और d ओवर dx x स्क्वायर सिंपल सा कितना हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यानी 4x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 4x। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना। इफ v इक्वल्स टू माइनस 3y देन फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ट्राई कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका आंसर शो कर दूंगा, लेकिन आप पहले ट्राई कर लेना। जब ट्राई कर लेना फिर देखना कि हमने सही सोचा कि गलत सोचा। चलो, अब इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो ये हो गए। अब इसमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन की तरफ भी हम आ सकते हैं, तो वो टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से किस तरह से होंगे उस पर भी हम ऑप्ट कर लेते हैं। इस पर हालांकि बच्चों क्वेश्चन की देखो लिमिट नहीं होती, लेकिन मेरा यहां मेन मोटिव है उन क्वेश्चंस की तरफ आपको ले जाना जिनको समझने के बाद आप किसी भी बुक में क्वेश्चन को पढ़कर उसके सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरा मेन मोटिव है कि उन बेसिक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देना। चल, अब एग्जाम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टिपिकल लग सकता है, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों को टिपिकल कुछ भी नहीं लगता। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ v इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर y देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, ध्यान से देखना। अलग कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर एक ही पोटेंशियल में x और y दोनों आ गए। कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले v इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर y आया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में x और y दोनों हैं। इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों होंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे x कंपोनेंट। ex का मतलब फिर से लिखने का तरीका बदलेगा, इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, केवल डिजाइन बदली और कुछ नहीं। माइनस डेल ओवर डेल x माइनस का 2x स्क्वायर y, बस लिखने का तरीका बदलेंगे, बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, जब आप x की बात करोगे इसको होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब बेईमानी वाला डिफरेंशिएशन, मतलब पार्शियलिटी वाला डिफरेंशिएशन। ex डेल ओवर डेल x का मतलब कि आप yx संग पार्शियलिटी करोगे, यानी d ओवर dx का मतलब है जब आप ex लिखोगे तो y को वेरिएबल होने के बाद भी कांस्टेंट मान लोगे। तो इसमें y क्योंकि कांस्टेंट मान लोगे तो मैं y को बाहर निकाल लूं। ये हो गया डेल ओवर डेल x माइनस का 2x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छे से आप कर ही लोगे। माइनस y को बाहर निकाला, इसमें से माइनस 2 बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल x स्क्वायर, और फाइनली इसको माइनस का y माइनस का
माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा। हालांकि 2 को हम पहली बार में बाहर निकाल सकते थे। और डी डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा 2x, यानी 4xy। तो ex अपने पास कितना आ गया 4xy। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपने ex निकाला था। अब बात आएगी ey को लिखते हैं माइनस डेल ओवर डेल y v, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब बात बदल गई भाई। तो अब जब बात करेंगे डेल ओवर डेल y, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम पार्शियलिटी करेंगे y के साथ और x को कांस्टेंट मान लेंगे। डेल ओवर डेल एक्स लिखा तो y को कांस्टेंट, और डेल ओवर डेल y लिखा तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो कांस्टेंट कौन कौन हो गया, देखो माइनस तो बाहर था ही ऑलरेडी, माइनस का 2 बाहर आ गया, और कांस्टेंट किससे माना, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट माना। तो ये बचा डेल ओवर डेल बाई वाई। तो बेसिकली ई वाई कितना हो गया, ई वाई हो गया माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर और डेल ओवर डेल वाई वाई, यानी y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने पास ex भी आ गया और ey भी आ गया। फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, फाइनल आंसर लिखा जाएगा नाउ e इक्वल्स टू ex i कैप और ey j कैप। ex i कैप का मतलब 4xy i कैप, और ey का मतलब 2x स्क्वायर j कैप। नाउ दिस इज, हालांकि इस लेवल पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में शायद नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।